मेरा नाम अंकित है। मैं अपनी प्रॉपर्टी जुए में हार गया था। मुझे अपना बिजनेस दोबारा से खड़ा करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी। मेरे माता पिता तो जिंदा नहीं थे। मेरा सिर्फ एक भाई था जो कि बहुत अमीर था। मैं उसके पास उससे मदद मांगने के लिए गया तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। अगर वो अपनी जायदाद में से थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे देता तो उसका क्या बिगड़ जाता। यही सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और भैया की दौलत हथियाने के लिए मैंने अपने भैया का एक्सीडेंट करवा दिया। उनके नाम की सुपारी दे दी। भैया की सारी जायदाद आज मेरे हाथ में आ गई थी। मैं बहुत खुश हुआ था कि अब मेरी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। पर होश तो मेरे तब उड़े थे जब मैं अगले ही दिन भैया के बंगले पर गया और वहां पर पुलिस आ गई। मैंने फौरन जाली नोटिस दिखाए कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, लेकिन किसी ने मेरी बात ना सुनी। मुझ पर कयामत तो तब टूटी थी जब पुलिस मुझे जेल ले गई। वहां पर मैंने देखा कि वहां तो तीन तीन जवान लड़कियां बैठी हुई हैं। उन्हें देखकर मैं कंफ्यूजन में आ गया था। वो लड़कियां तो मैं मध्य प्रदेश के करीब एक छोटे से गांव का रहने वाला वासी हूँ और उसी गांव में मेरा जन्म हुआ था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पिता की गांव में बहुत सारी जमीनें और एक छोटा सा घर था। हम दो भाई थे, हमारी कोई बहन नहीं थी। मेरे बड़े भैया विशाल और मैं, हम दोनों ही अपने माता पिता की आंखों का तारा थे। विशाल भैया शुरू से ही माता पिता का कहना मानते थे, उनका हर काम में साथ देते थे, जबकि मैं घर का छोटा और लाडला बेटा होने के नाते घर की जिम्मेदारियों से हमेशा बचता रहा था। मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना बहुत पसंद था। वक्त के साथ साथ हम जवान हो रहे थे और हमारे माता पिता बूढ़े हो रहे थे। मेरे पिताजी ने गांव की ही एक लड़की देखकर सबसे पहले मेरे भैया की शादी करवाई थी, जो बहुत अच्छी थी। मेरे भैया शुरू से ही मेहनती थे, जबकि मुझे आवारागर्दी करना ज्यादा पसंद था। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि बेटा, अपने भाई की तरह मेहनती बनो। मैं कहता था कि माँ, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। भैया अगर मेहनत करते हैं तो क्या हुआ, वो बड़े हैं। पिताजी के बाद इस घर को उन्हीं को तो देखना है। माँ कहती थी कि तुम्हारी सोच बहुत अलग है बेटा। तुम दोनों ही भाई अपने पिता के बेटे हो और दोनों का इस घर को चलाने का बराबर से हक बनता है। मगर मेरी सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया, भैया ने गांव में ही पिताजी की जमीन पर खेती बाड़ी करना शुरू कर दी थी। भैया पढ़े लिखे भी थे, जबकि मैंने शुरू से ही गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान ना देके खेलकूद पर ध्यान दिया था और दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने में लगा रहता था। मुझे वैसे भी शादी करने का कोई शौक नहीं था। भैया के यहाँ बेटी पैदा हुई थी। भैया चाहते थे कि उन्होंने गांव में रहकर अपनी शिक्षा पूरी की है, मगर वो अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद थे। वो चाहते थे कि उनकी औलाद शहर में पढ़े लिखे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम सब ये गांव छोड़ देते हैं, हम शहर चलते हैं, वहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। माँ इस बात के लिए राजी नहीं थी। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम लोगों का जन्म यहाँ पर हुआ है, तुम लोगों की परवरिश मैंने इस गांव में ही की है। तुम लोग अपने गांव को छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। भैया कहने लगे, माँ, मैं चाहता हूँ कि गांव की जमीन और घर बेचकर शहर में एक घर ले लूं और बाकी के बचे हुए पैसों से कारोबार शुरू कर लूं। माँ भैया की बात मानकर राजी हो गई थी, मगर मैं बीच में बोल गया था। मैंने कहा था कि भैया, पिताजी की जायदाद आप इस तरह से नहीं बेच सकते। मुझे अपना हिस्सा चाहिए, क्योंकि ये घर और पिताजी की जमीन जितनी आपकी है उतनी ही मेरी भी है। भैया मेरी बात सुनकर हैरान रह गए थे। वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे। वो जानते थे कि मैं कोई काम धंधा नहीं करता और वो चाहते थे कि वो शहर में जाकर अच्छा बिजनेस करे, ताकि हमारा पूरा परिवार एक साथ रह सके और सुकून की जिंदगी गुजार सके। मगर मेरे इस तरह के कहने पर भैया ने कुछ नहीं कहा और हम दोनों भाइयों में पिताजी की जायदाद आधी आधी बट गई थी। हम लोग शहर पहुंचे तो वहां जाकर हमने अलग अलग घर खरीद लिए थे। माँ ने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली थी और फौरन उसके साथ मेरी शादी करवा दी थी। लड़की गांव की ही थी, इसीलिए मेरा रिश्ता लगने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी। गांव वाले कहते थे कि ये लोग शहर जा रहे हैं और शहर हर कोई आसानी से नहीं जा सकता। शहर में जाकर ये लोग अमीरों जैसी जिंदगी गुजारेंगे। यही वजह थी कि शहर आने से पहले मेरी शादी हो गई, मगर शर्त ये थी कि मैं शहर में सिर्फ अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहूंगा। मुझे जो मेरे बंटवारे के पैसे मिले थे, उनसे मैंने शहर में एक छोटा सा घर खरीद लिया था।
भैया ने भी घर खरीद लिया था और बाकी के बचे हुए पैसों का उन्होंने क्या किया, ये मैं नहीं जानता था। माँ को मैं अपने साथ नहीं रख सकता था, ये बात मैंने भैया से पहले ही कह दी थी। भैया को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। भैया ने माँ को अपने साथ रख लिया था, मगर उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई, तुम अभी नादान हो, तुमने कभी मेहनत नहीं की। इतना याद रखना कि तुम्हारे पास जो पिताजी की जायदाद के पैसे हैं, वो सारे पैसे किसी अच्छी जगह लगाना। उन पैसों का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। भैया की बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। शहर में आकर जैसे तैसे मैं सेटल हो गया था। भैया और माँ के क्या हाल थे, मैं उन लोगों को पलटकर भी नहीं देखता था। मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ शहर के इस छोटे से घर में हंसी खुशी रह रहा था। कुछ दिनों तक तो मैंने उन पैसों से ही खर्चा किया था जो बंटवारे के थे, लेकिन आगे तक ऐसा नहीं चल सकता था। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। मैंने कोई नौकरी ना ढूंढकर शहर के आवारा लड़कों के साथ दोस्ती कर ली और उनके साथ जुआ खेलने में बिजी हो गया था। जुआ खेलकर मुझे शुरू शुरू में तो काफ़ी रकम हासिल हुई थी। मुझे लगा कि मुझे कोई भी कारोबार करने की क्या ज़रूरत है, जब मुझे जुए में ही फ़ायदा हो रहा है। जुए में मेरी दिन ब दिन तरक्की होती जा रही थी। मेरी पत्नी को कुछ पता नहीं था। उसे लगता था कि मैं काम के लिए घर से बाहर निकलता हूँ, मगर मैं सारा दिन जुआ खेलता था, कुछ गवा देता था तो उससे ज़्यादा जीत जाता था। वक्त गुजरता गया, मेरी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था। अभी भी मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। पिताजी की जायदाद के पैसों में मैं खूब जुआ खेलता था और इस खेल में खूब माहिर हो गया था। एक दिन मेरे पास भैया का फोन आया। उन्होंने कहा, अंकित, घर आ जाओ, माँ का देहांत हो गया। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी पत्नी को लेकर भैया के बताए हुए एड्रेस पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि भैया किसी छोटे और मामूली घर में नहीं, बल्कि बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं। वहां मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ। मेरी आंखें फैल गई थी कि मेरे भाई ने तो पिताजी की जायदाद बेचकर अपना काफी अच्छा कारोबार कर लिया है, और मैं कहाँ हूँ, जुआ खेलकर खूब सारे पैसे कमाने के बावजूद भी मैं एक छोटे से घर में रह रहा हूँ। ये सब देखकर मेरा दिल तो दुखा था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर जैसे धीरे धीरे मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए थे। मैं धीरे धीरे अपना सब कुछ जुए में हारने लगा था, और अब वक्त के साथ साथ मेरी पत्नी को भी पता चल गया था कि मैं कोई कारोबार नहीं करता, बल्कि जुआ खेलता हूँ। उसने घर में मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया था, और अब मैं जुए की लत में इतना ज़्यादा बेकार हो चुका था कि मैं अपना काफ़ी कुछ गवा बैठा था। अब मेरे पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया कि जिस घर में मैं रहता हूँ, वो घर भी मुझे बेच देना चाहिए। जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ये घर बेच रहा हूँ और हम लोग किराए पर जा रहे हैं, तब उसने बहुत हंगामा किया था। उसका कहना था कि तुमने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने भाई को देखो, मेहनत मजदूरी करके कितना कामयाब हो गया, और एक तुम हो जिसने कभी मेहनत नहीं की, जुए में सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी छत मत छीनो। काश अगर तुम ये गलत काम ना करके मेहनत कर लेते, तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने कभी मेहनत नहीं की। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए है, और तुम कौन होती हो मेरे मामले में बोलने वाली। उसने कहा कि अच्छा, अगर यही बात है तो फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, और साथ में अपना बच्चा भी ले जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था कि वो मुझे छोड़कर जा रही है, मगर फिर मैंने उसे जाने दिया। मैं जानता था कि वो कहाँ जाएगी। वो गाँव जाएगी, अपने मायके में, अपने माता पिता के पास, तो वहाँ सुखी रहेगी। मगर मुझे अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त नहीं थी। मैं पूरी तरह से खाली हाथ हो चुका था। बार बार अपनी किस्मत जुए में आजमा रहा था, लेकिन मेरी किस्मत, जो शुरू में बहुत अच्छी चल रही थी, अब पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। मैं अपना घर भी गंवा बैठा था, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं सड़कों पर इधर से उधर फिर रहा था। फिर दिमाग में ख्याल आया कि मुझे अपने भैया से मदद मांगनी चाहिए। वो तो करोड़पति हैं, बहुत बड़े बंगले में रहते हैं। मैं भैया के घर उनसे मदद मांगने के लिए गया। मैं जानता था कि वो मेरा बड़ा भाई है। उसने पहले भी मेरे माता पिता की और मेरे खातिर काफ़ी कुछ किया है। अभी भी वो मेरी तकलीफ देखकर तड़प जाएगा और फौरन कारोबार के लिए 5-10 लाख रुपए मुझे दे देगा। मैं जैसे ही उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि वो अपने घर के दरवाजे से निकल रहा था।
मैंने फौरन भैया को पकड़ लिया और कहा कि भैया, मेरी बात सुनो, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा कि हाँ बताओ, क्या बात है? मैंने कहा भैया, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर भैया ऐसे अनजान बन रहे थे जैसे मैं उनका कुछ हूँ ही नहीं। भैया कहने लगे, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैंने कहा भैया ऐसा मत करो, मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो। भैया तो मेरे मुंह पर साफ इनकार करके वापस अपने घर के अंदर जाने लगे थे। मैंने उनके घर का दरवाज़ा बहुत बजाया तो गार्ड ने मुझे वापस भेज दिया और कहने लगा कि निकल जाओ यहाँ से, क्यों परेशान कर रहे हो? भैया के मुंह से इनकार सुनकर मैं वापस आ रहा था। मुझे अपने भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बारिश बहुत तेज की हो रही थी। मैंने जोर से चिल्ला चिल्लाकर कहा कि भैया, मुझे अंदर तो बैठ जाने दो, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। देखिए भैया, बाहर कितनी बारिश हो रही है। भैया जो कि अपनी खिड़की में खड़े हो गए थे, उन्होंने नहीं में अपनी गर्दन हिलाकर साफ इनकार कर दिया और खिड़की से खड़े होकर कहने लगे कि देखो अंकित, जो बात है यहीं से करो, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता। उनके शब्द मेरे दिल को छलनी कर गए थे। मैंने कहा भैया लेकिन क्यों? क्यों अंदर नहीं आने दे सकते आप मुझे? क्या मैं आपका भाई नहीं हूँ? उन्होंने गुस्से में हाथ उठाया और कहने लगे कि नहीं। मैंने भैया से कहा भैया, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था। वो सीरियस होकर बोले, अंकित जो बात है यहीं पर करो, मुझे बहुत काम है, मुझे तंग मत करो। मैं एकदम से खामोश हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बोलने के लिए मेरे पास सारे शब्द खत्म हो गए हों। मैंने कहा भैया, मैंने अपनी जायदाद हार दी है जुए में, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी, भैया सख्त शब्दों में कहने लगे कि अंकित, देखो तुम्हारा जो हिस्सा था तुम्हें मिल चुका है और जो कुछ भी है वो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, तो तुम्हें मेरी मेहनत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने अपनी जायदाद के पैसों को बर्बाद क्यों कर दिया? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर भैया ने खिड़की का पर्दा बंद कर दिया था और फिर अंदर चले गए थे। मैंने उन्हें आवाज़ देकर बुलाना चाहा तो गार्ड ने मुझे रोक लिया और कहने लगा कि देखो, यहाँ से चले जाओ, वरना हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये मेरा भाई है, मेरा सगा भाई, मुझे अंदर जाने दो। गार्ड बोला वो थोड़े गुस्से में है, लेकिन ठीक हो जाएंगे। मैंने गार्ड को अपनी सफाई देनी चाहिए थी, लेकिन वो भी किसी ढीठ से कम नहीं था। उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और खामोशी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं बारिश में भीग रहा था, लेकिन वहां पर किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी। इसी तरह चलते चलते मुझे सड़क पर ठोकर लगी और मैं मुंह के बल नीचे गिर गया था। मेरी थोड़ी से खून भी बहने लगा था, लेकिन वहां पर कोई ऐसा नहीं था जो मेरी परवाह करता। मैंने वही रोड़ा जो मेरे मुंह पर लगा था उठाकर पूरी ताकत के साथ सड़क की दूसरी तरफ उछाल दिया था। फिर चेहरा आसमान की तरफ करके चिल्लाते हुए कहने लगा कि देख लेना विशाल, मैं तेरा जीना दुश्वार कर दूंगा। जिस जायदाद पर तू उछल रहा है, मैं तेरे हाथ से सब कुछ छीन लूंगा। तेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहने दूंगा। वो दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे ख्याल से मेरी जायदाद जा चुकी थी, रिश्ते जा चुके थे। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई थी। उसने बेटे की शक्ल तक नहीं दिखाई थी। इतनी बरसती हुई बारिश में बैठने के लिए मेरे पास कोई ठिकाना तक नहीं था। यहाँ तक कि पेट भरने के लिए भी रोटी तक का पता नहीं था। कितनी देर तक मैं इसी तरह से चलता रहा, यहाँ तक कि मेरा बदन धीरे धीरे कांपने लगा था, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और ये बारिश भी जाती सर्दियों की बारिश थी जो बीमार कर देती है। मेरे हाथ पैर नीले पड़ने शुरू हो चुके थे, लेकिन मैं भी जिद में इसी बारिश में चल रहा था। मेरे लिए क्या मुश्किल था, किसी भी दुकान के नीचे बैठ जाता। पता नहीं कि इसमें मैं खुद से कोई बदला लेना चाहता था या शायद खुद को तकलीफ पहुंचाना चाहता था। जब मेरी हालत बेहद खराब हो गई थी तो मैं सड़क की एक तरफ गिर गया था। मुझे कोई भी होश नहीं था। बाकी सारी रात मैं इसी तरह सोचता रहा। शायद कोई और भी मेरे पास था जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे दवाई दे रहा था और उसी ने अपने पास से कंबल भी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैंने आंखें खोलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बेहोशी की वजह से मेरा बुरा हाल था। पता नहीं कितनी देर में इसी तरह से लेटा रहा था। जब आँख खुली तो देखा कि मैं खाली कमरे में हूँ, जहाँ नीचे ज़मीन पर एक कपड़ा बिछा हुआ है और उसी कपड़े के ऊपर मैं लेटा हुआ हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास एक पानी का घड़ा और दीवारों पर पान की थूक के निशान भी बड़े साफ दिखाई दे रहे थे। वो घुटन भरा था, छोटा था
और छत भी काफ़ी नीचे थी। वहाँ से मैं कोई अंदाज़ा भी नहीं कर पाया था कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ। कुछ देर मैं इसी तरह से लेटा रहा था, फिर हिम्मत करके कमरे से बाहर निकला तो वो जगह बहुत ही अजीब थी। पता नहीं ये हमारे शहर का कौन-सा इलाका था। मैंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि कमरे से निकलते ही बाहर की गली शुरू हो रही थी और गली इतनी तंग थी कि जब तक भीड़ के दो-दो लोग एक दूसरे से आपस में न टकराएं, उनके लिए वहां से गुजरना दुश्वार हो जाएगा। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा तो बिल्डिंग भी काफी ऊंची ऊंची थी। बल्कि बिल्डिंग नहीं, वो काफी सारे चौबारे थे। मैं खड़े होकर सामने वाले चौबारे को देख रहा था। वो इमारत भी काफी लंबी थी। शायद मैं ऐसे ही घूमते घूमते बहुत पुराने मोहल्ले में आ गया था। मैंने इर्द गिर्द देखा तो सुबह का समय था और ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, लेकिन सड़क पर बिखरे हुए कूड़े की वजह से इतना अंदाजा जरूर कर पा रहा था कि जो दुकानें बंद थीं वो जरूर फूलों और पान की दुकानें थीं। लेकिन मुझे यहाँ पर लाया कौन था? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरे भैया का घर तो काफी बड़े इलाके में था और उसके इर्द गिर्द मुझे नहीं याद कि कौन सी जगह थी। मैं अपनी सोचों में गुम वापस आकर कमरे की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया था और फिर से वही सोचने लगा कि मुझे यहाँ पर कौन लाया है, कौन इतना मेहरबान है जिसने मेरे सर पर छत कराई। लगभग मुझे 15 मिनट ही हुए होंगे जब एक हट्टा कट्टा आदमी कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। उसकी रंगत बहुत काली थी। उसने हाथ में एक शॉपर थाम रखा था। मैं खामोशी से उसे देखने लगा था। न जाने वो कौन था। मैंने तो उसे कभी पहले नहीं देखा था। वो करीब आया और कहने लगा, और भाई, तू कौन है? अपने बारे में कुछ बता। उसके सवाल से मुझे इतना अंदाजा तो जरूर हो गया था कि ये वही इंसान था जो मुझे सड़क से उठाकर इस कमरे में लाया था। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था तो वो मेरे सामने बैठ गया और बीच में शॉपर रखकर खोलने लगा था। अब मेरा पूरा ध्यान उस शॉपर पर था। न जाने उसमें क्या था। जैसे ही उसने शॉपर खोला तो उसमें से हलवा पूरी की खुशबू की महक आई थी और मुझे भूख इतनी तेज लगी हुई थी कि खुशबू मेरी भूख जगाने में कामयाब हो चुकी थी। मैं ललचाई हुई नजरों से वो सब देख रहा था। तभी वो आदमी मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब इसे खा भी ले, क्या ऐसे ही घूर घूर कर अपनी भूख पूरी कर लेगा? मैं मुस्कुरा दिया था और फौरन से हलवा पूरी खाना शुरू कर दिया। अब पता नहीं वो हलवा पूरी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था या फिर ये मेरे अंदर की भूख थी जिसमें मामूली से खाने को भी इतना मज़ेदार बना दिया था। मैं कोई भी फर्क नहीं कर पा रहा था। खाना खाने के बाद उस आदमी ने खड़े होकर घड़े से पानी निकालकर मुझे दिया था। फिर खुद भी पीने लगा। कहने लगा, चल अब बता कि कौन है तू और कहाँ से आया है? मैंने कहा, क्या तुम मुझे रात यहाँ पर लेकर आए थे? बात का तो मुझे यकीन था कि वही इंसान मुझे लाया होगा, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैंने ये सवाल उससे पूछ ही लिया था। मेरे सवाल के जवाब में उस आदमी ने पहले तो मुझे एक गंदी सी गाली दी, फिर कहने लगा कि हाँ, मैं ही तुझे लाया हूँ। अगर नहीं लाया होता तू अब तक का वहीं पड़ा होता। चल शाबाश, मेरा टाइम बर्बाद मत कर और अपनी कहानी बता कि कौन है तू और वहां पर कैसे पड़ा हुआ था। सब कुछ बता। खबरदार जो तूने मुझसे झूठ बोला तो। पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे इस आदमी से झूठ बोल देना चाहिए। न जाने वो कौन था, लेकिन फिर मैंने झूठ बोलने का इरादा रद्द कर दिया था और सोचा कि मेरे पास कौन सा दौलत या जायदाद पड़ी हुई है जो इसे सच बताऊंगा और ये डकैती कर लेगा। ना तो मेरे पास अपना घर है, न दौलत है अभी, और ना ही बच्चे हैं और ना ही परिवार है। मैं इससे क्यों झूठ बोलूं? मुझे इसे सच सच बता ही देना चाहिए। ये फैसला करके मैंने धीरे धीरे अपनी कहानी उसे बताना शुरू की थी कि हम दो भाई हैं। गांव में मेरे पिता की जमीन का बंटवारा हुआ था। उन सबको बेचकर आधा पैसा मुझे मिल गया और आधा मेरे भाई को। मेरा भाई शहर आ गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे शहर आ गया था। मेरे भाई ने उन पैसों से एक छोटा सा घर खरीद लिया और बाकी के पैसे अपने कारोबार में लगा दिए और फिर अब वो शहर का एक करोड़पति इंसान बन गया, जबकि मेरे पास भी उतने ही पैसे थे जितने मेरे भाई के पास थे। मैंने भी एक छोटा सा घर खरीदा और बाकी सारे पैसे मैं धीरे धीरे जुए में हार गया। कुछ पैसे तो मैं जुए में जीत चुका था जिनसे मैंने काफी मजे किए थे, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत कम मिलते जुलते थे। यहाँ शहर आने के बाद मुझे जुए की लत और भी ज्यादा पड़ गई थी। पहले पहले तो मैं डरता था, लेकिन जब जीतने लगा तो मैंने बिना सोचे समझे रकमें लगाना शुरू कर दी। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत रोका था, लेकिन जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे छोड़कर चली गई
और साथ ही मेरे बेटे को भी ले गई। अब मैं पूरी तरह से खाली हाथ हो गया। मैंने सोचा था कि भाई के पास जाकर उससे कारोबार के लिए पैसे मांग लेता हूँ और अब की बार ईमानदारी से कारोबार करूँगा। जब मेरा कारोबार खड़ा हो जाएगा तो मैं अपनी पत्नी से अपना बेटा लेकर उसे तलाक दे दूँगा, ताकि उसे पछताना पड़े कि वो हीरे को छोड़कर चली गई थी। मगर मैं कुछ नहीं कर सका। भाई ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। कुछ देर तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर जब मेरे भाई ने मेरी कोई मदद नहीं की और उसने मुझे अपने घर में दाखिल भी नहीं होने दिया, मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, मगर उसने मेरी एक न सुनी और अपने गार्ड को कहकर मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दिया। और फिर मैं ठंडी बारिश में चलते-चलते पता नहीं कब बेहोश हो गया। मुझे पता ही नहीं चला। उसने कहा, तेरी ये बात तो ठीक है, लेकिन कम से कम तेरे भाई को तुझे बरसती हुई ठंडी बारिश में तुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने कहा, हाँ, मेरे भाई ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। बस तुम मुझे अपने पास रख लो। अपनी कहानी सुनाने के साथ साथ आखिर में मैंने इस आदमी के सामने अपने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी थी। मेरे दिमाग में आया कि कहीं मेरी कहानी सुनकर वो भी मुझे यहाँ से निकाल न दे। मगर वो धीरे से मेरे कंधे पर थपकी देकर कहने लगा कि चल चल, परेशान मत हो। अगर तू रमेश के पास आया है तो जरूर इसमें कोई ना कोई ऊपर वाले की मर्जी ही होगी। खाना तो तूने खा लिया है, अब आराम करना चाहता है तो कर ले। मैं तेरे पास रात को आऊंगा। मैंने कहा, तुम पूरे दिन क्या करोगे? मेरे मुंह से फौरन ये शब्द निकले थे। वो जोर से हंसते हुए कहने लगा, अरे अपन का भी काम है और हमारा काम तो रात में शुरू होता है, दिन में हमें कोई काम नहीं होता। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई थी। तभी मैंने फिर से पूछा, मैं समझा नहीं। उसने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, वैसे तो तूने जुआ खेला है और तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है। मैं काफी परेशान हो चुका था। अब की बार वैसे मैंने उससे कुछ नहीं कहा था, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गया था और कहने लगा, तू ये जगह भी नहीं पहचान पाया? मैंने इनकार में सर हिला दिया तो वो अफसोस से गर्दन हिलाकर बोला, अरे इस जगह को तो बहुत लोग जानते हैं। ये तो मंडी है, मंडी। अरे ये सोना मंडी का कोठा है। अब समझ आया या नहीं? सोना मंडी के नाम पर मेरी गर्दन के बाल एकदम से खड़े हो गए थे। मैंने कभी भी इस इलाके का रुख नहीं किया था। भले से मैं काफी पापी हूँ, लेकिन ये वाला पाप मैंने कभी नहीं किया था। मैं एक लम्हे के लिए हैरान रह गया था। पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि न जाने मैं इतनी गंदी जगह पर खड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ तो रमेश मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, अरे क्या तू भी बाकी लोगों की तरह हमसे घिन खाने लगा है? मेरा मन तो कर रहा था कि मैं हाँ में सर हिला दूं, लेकिन उसी समय रमेश का एहसान याद आ गया था, तो मैंने खामोशी से नहीं में सर हिला दिया। वो नरमी से खड़ा हुआ और मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर कहने लगा, चल तू परेशान मत हो, मैं रात को दोबारा आऊंगा, फिर बात करते हैं। अभी भी मैं तेरी खातिर उठकर आया था, कहीं तू भूखा न हो। ये पैसे रख और दोपहर का खाना खा लेना। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मेरे हवाले कर दिए थे। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था वो पैसे लेने का, लेकिन मैं भी बेबस था। पेट मेरे साथ भी लगा हुआ था। अगर वो रात में आता तो कैसे मैं रात तक भूखा रहता? मुझसे तो भूख किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होती थी। शरीर बुरी तरह से कांपने लग जाता था। मुझे पैसे देकर वो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया था। जैसे ही वो गया, मेरे दिल में ख्याल आया कि हो सकता है रमेश को मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा गया हो। अगर वो गुनाहगार है तो मैं कौन सा कम गुनाहगार हूँ? मेरे लिए भी तो जुआ खेलना पाप है, लेकिन मैं खेलता हूँ। ये बात सोचकर मैं एकदम से बेफिक्र हो गया था। अब मैं बाहर निकलकर गली में घूम फिर रहा था। तभी मुझे एक दो घरों के दरवाजे खुले हुए नजर आए थे और वहां पर कुछ लड़कियां भी नजर आई थी। कुछ तैयार हो रही थी और कुछ गंदे कपड़ों में खड़ी हुई थी। मैंने अपनी नजर फेर ली थी। इतनी ही देर में इस गली में टहलता रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे दिमाग में अपने भाई के लिए नफरत पहले से ज्यादा हो चुकी थी। फिलहाल मैं थोड़ी देर पार्क में आकर बैठ गया था और सोचने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सारी जिंदगी तो यहाँ पर मैं नहीं रह सकता था, और वो भी सोना मंडी ऐसी जगह तो कभी भी नहीं। काफी दिमाग लड़ाने के बावजूद मुझे कोई भी ऐसी तरकीब नहीं मिली थी जो मैं अपने भाई के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता और उसे सबक सिखाने में कामयाब हो पाता। फिलहाल मैं वापस अपने कमरे में जाकर दोबारा से सो गया था, क्योंकि तबीयत अभी तक ठीक नहीं थी। मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी जब रमेश ने मेरा कंधा हिलाया तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा था।
वो हाथ में खाने की प्लेट लेकर खड़ा हुआ था। उसने कहा, ये ले, चंपाबाई ने तेरे लिए खाना भेजा है। मैंने चौंक कर कहा, कौन चंपाबाई? उसने कहा, अरे वही सोना मंडी की मालकिन, उसी के पास तो मैं भी काम करता हूँ। मैंने ऐसे ही बातों बातों में उससे पूछा, तुम क्या काम करते हो? मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे डांट न दे, मगर फिर उसने शर्माना शुरू कर दिया। मुझे उसका शर्माना बहुत ही अजीब लगा था और हंसी भी आई थी। उसने कहा, मैं चंपाबाई का खास आदमी हूँ, किडनैपिंग करना और कत्ल करना यही मेरा काम है। मैंने कहा कि मतलब तुम सोना मंडी में लोगों को मारते हो? मैंने हैरानी से उससे सवाल पूछा था, तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा कि अरे नहीं यार, लेकिन एक तरह से तुम्हारी बात ठीक भी है। मैं सोना मंडी में सिर्फ लड़कियों की हिफाजत करता हूँ। कई बार कई अमीरजादे और रईसजादे आ जाते हैं, फिर वो हर हाल में उन लड़कियों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मेरे जैसे बहुत से गुंडे यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहते हैं, ताकि कोई भी हलचल हो तो उस मामले को काबू कर सकें। इसके अलावा हम ऑर्डर भी लेते हैं। ऑर्डर? मैंने हैरान होते हुए कहा कि किस तरह के ऑर्डर? उसने कहा, अरे तू तो बड़ा भोला है। अरे तू किस तरह का जुआ खेलता था जब तुझे दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं तो? चल मैं बता देता हूँ कि ऑर्डर मतलब सुपारी लेते हैं। किसी को भी कत्ल करवाना हो, अपनी जगह से उठाना हो, या किसी पर कब्जा करवाना हो, ये सब काम हम लोग ही करते हैं। बल्कि हमारा एक पूरा सिस्टम है। हम लोग अपने इलाके की न सिर्फ हिफाजत करते हैं, बल्कि ये सारे काम भी हमारी जिंदगी है। वो इतना बोलकर खामोश हो गया था। एक लम्हे के लिए मुझे रमेश से डर महसूस हुआ था कि सच में उसे देखने से ही वो डरावना महसूस हो रहा था। मैं उससे डरता हुआ थोड़ा दूर जाकर बैठ गया था, तो वो अपना पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, अरे तू तो बहुत ही डरपोक निकला यार। चल कुछ नहीं होता, डर मत। मैं तो तेरा अपना ही हूँ। जैसे तूने मुझे अपनी जिंदगी की कहानी बताई, वैसे ही मैंने भी तुझे अपने बारे में बता दिया। इस बात पर मैंने हाँ में सर हिला दिया था। हालांकि मुझे अभी भी उससे डर ही लग रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया। इससे पहले मैं बोलकर अपना ख्याल रमेश को बताता, वो सीरियस शब्दों में कहने लगा, बता क्या आया है तेरे दिमाग में? मैं बड़ा हैरान हुआ था कि मेरे बोलने से पहले ही उसे कैसे पता चल गया था कि मेरे दिमाग में कोई बात चल रही है। अभी मैंने ये भी रमेश से नहीं पूछा था। तभी वो मुस्कुराते हुए बोला कि यार, ऐसे ही तो हम लोगों को नहीं मारते। हमें बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 50% तो पता चल ही जाता है कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। ये वो कौन सी बात करने वाला है? चल मुझे छोड़, तू अपनी बता, तेरे दिमाग में क्या आया है? मैंने हल्के शब्दों में कहा कि यार, तू किसी को मारने का क्या लेता है? ये शब्द कहते हुए मैं काफ़ी घबराया हुआ था। वो मेरे कंधे पर हाथ मारकर कहने लगा कि तेरे लिए मुफ्त में ही मार दूंगा। बता किसे मारना है? मुझे क्यों लग रहा है जैसे तू अपने भाई को ही मरवाना चाहता है। जैसे ही रमेश ने ये बात कही तो मेरी आंखें हैरानी से फैलने लगी थी। वो हंसकर कहने लगा कि चुप चुप, ज्यादा मत सोच। मैंने बताया ना कि मैं इंसान का चेहरा पढ़ लेता हूँ। मैं तुझे यहाँ इसीलिए लाया था कि तेरा चेहरा पढ़ लिया था। मैंने सोचा कि तू मासूम है, चल हो जाएगा तेरा काम। लेकिन मैं तुझे एक दिन और देता हूँ, ताकि अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला कर ले। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो मैं नहीं चाहता कि बाद में तू पछताता फिरे कि तूने अपने भाई को क्यों मरवाया था या फिर उसे क्यों नहीं मरवाया। तुझे जो करना है सोच समझकर करना। और ये कहकर वो वही मेरी जगह पर लेट गया था। मैं अपनी सोच में खोया हुआ था। मैं सच में अपने भाई को मारने की कोशिश कर सकता हूँ। मेरे अंदर से एक आवाज निकली थी, लेकिन तभी मेरे दिमाग ने कुछ न सुना और ना को हाँ में बदल दिया था कि जब उसे मेरा ख्याल नहीं तो मैं उसका ख्याल क्यों कर रहा हूँ। वैसे भी तो दुनिया में सैकड़ों लोग मरते ही हैं, उनमें से एक मेरा भाई भी मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर ही अंदर मैं अपना फैसला करने में कामयाब हो चुका था। तब तक रमेश भी सो चुका था। मैं से ही कमरे से बाहर निकला तो सुबह तक सड़क उजाड़ और वीरान बनी हुई थी। एकदम से वहां जैसे बाहर आ गई हो। पूरी गली में फूलों वाली दुकानें थी जो महक रही थी। इन दुकानों के ऊपर पीले रंग के बल्ब भी रोशन थे। सिर्फ इतना ही नहीं, चौबारे और घरों के दरवाजों में भी एकदम से बाहर आ गई थी। लड़कियां खूब तैयार होकर बालकनी और चौबारे के दरवाजों में खड़ी हंस रही थी। एक लम्हे के लिए उन लड़कियों की नज़र मुझ पर पड़ी थी तो वो मुझ पर ही कमेंट पास करने लगी थी। मैं शर्म की वजह से कभी इधर देखता तो कभी उधर देखता था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एकदम से वो रंगीन बल्ब फट चुका था, क्योंकि तभी मुझे गली की दूसरी तरफ से एक आदमी भागता हुआ दिखाई दिया था। उसका सर फटा हुआ था
और कपड़े खून से सने हुए थे। बेचारा वो मुश्किल में भाग रहा था। उसके पीछे 3-4 लोग हथियार लेकर उसी की रफ्तार से दौड़ रहे थे और कह रहे थे कि रमेश, किधर है तू? शिकार को पकड़, चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठा है। उस आदमी को पकड़ने के साथ-साथ वो रमेश को भी ललकार रहे थे। मैं हैरानी से ये नज़ारा देख रहा था। वहां पर खड़ी हुई लड़कियां बेफिक्र थीं, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वो तो ऐसे देख रही थी जैसे कि नज़ारा उनके लिए मामूली हो। जैसे ही वो आदमी मेरे कमरे के करीब आया, एकदम से मुझे पीछे से धक्का पड़ा था और मैं गिरते-गिरते बचा था। जब मैंने होश संभाल कर अपने पीछे देखा, तो वहां कोई भी नहीं था। हालांकि सामने गली में रमेश उस आदमी को गर्दन से दबोच कर खड़ा हुआ था। रमेश ने उसकी गर्दन दबोच कर कहा कि साले, क्या कांड करके आया है? और मैं ये सारा नज़ारा खड़े होकर देख रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है और मेरे सामने इतनी नरमी और मुस्कुराहट से बात करता है। लेकिन इस समय वो कोई दरिंदा भेड़िया लग रहा था जिसके सामने अपना शिकार था और वो उसे एक लम्हे में चीर फाड़ कर देना चाहता था। दूसरे आदमी ने कहा कि रमेश, जान ले ले इसकी, कोई फायदा नहीं है इसका दुनिया में रहने का। रमेश ने ये तक नहीं पूछा कि इस आदमी ने क्या किया है। देखते ही देखते उसने एक झटके से उस मासूम इंसान की गर्दन तोड़ डाली थी। इसके बाद पूछने लगा कि अरे यार, अब तो बता कि क्या किया था इसने। तो जिस आदमी ने उसे मारने के लिए कहा था, वो नरम शब्दों में कहने लगा कि मेरे पैसे उठाकर भाग रहा था, चोर था साला। अच्छा चल, सही हुआ, एक चोर का बोझ दुनिया से कम हो गया। वो बड़े सुकून से अपने हाथ दीवार के साथ साफ करते हुए बोला था। ये देखकर मेरे चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वो इस कदर जालिम हो सकता है। पूरी गली में एकदम सुकून था। कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। जो आदमी उसके पीछे आ रहे थे आगे आए और रमेश के हाथ अपने माथे पर लगाते हुए कहने लगे कि बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, चल हम चलते हैं। ये कहकर उन्होंने उस आदमी की लाश उठाई और वहां से चले गए थे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी रमेश ने मुझे देखकर एक जोरदार हंसी लगाते हुए कहा, तू भी अभी से डर गया है? मैं तो अभी भी शौक में था। न जाने कितनी देर लगी थी मुझे इस शौक से बाहर आने के लिए। मैंने कहा, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? उसने कहा, यार डर नहीं लगा, इसलिए तुझे सोचने का टाइम दिया है ताकि तू अच्छी तरह से सोच ले, वरना तेरे भाई को मारने से पहले भी मुझे बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। मैंने मुश्किल से खुद को सुकून से किया और कहा, हाँ मुझे टाइम दो, अच्छी तरह से सोच लूंगा। कुछ देर में वहीं पर बैठा रहा था, फिर गली के बाहर आया। मुझे तो गली के बाहर आते ही बहुत शर्म आने लगती थी, क्योंकि औरतों ने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे होते थे और वो मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। वो गली मैंने बड़ी मुश्किल से पार की थी, नजरें नीचे किए, बस तेज तेज कदम उठाकर जैसे तैसे वहां से निकल आया था। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कुछ देर बाद एहसास हुआ तो मुझे समझ आया, मेरा रुख अपने भाई के घर की तरफ है। जब ये एहसास हुआ तो मैंने वहीं से अपना इरादा बदल लिया था और मैं गाड़ी लेकर गांव आ गया था, यहाँ अपनी पत्नी के मायके। उससे मैंने बेटे से मिलने की बात की तो उसने मुझे बेटे से मिलने दिया। मेरा बेटा बहुत दुबला पतला हो चुका था, उसके चेहरे पर कोई भी रंग रूप नहीं था, वो बहुत गरीब लग रहा था। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि इसे कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो। पहले तो वो मुंह बनाकर खड़ी रही, उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से पूछा तो वो भी खामोश रही। मैंने कहा, तुम तो इसे यहाँ बड़े घमंड के साथ लेकर आई थी, जैसे यहाँ तुम्हें पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी और खाने पीने की भी नहीं। मैंने जब उसे ये ताना दिया तो वो एकदम से रोने लगी थी। मुझे उसे रोता हुआ देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी वही पत्नी है जो बड़े गर्व के साथ मुझसे लड़ रही थी। वो रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई, जबकि मैं हैरान था। मैंने कहा, क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना? उसने इनकार में सर हिलाते हुए कहा कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे अपने साथ वापस लेकर चलो। मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, तुम तो बड़े घमंड के साथ यहाँ आई थी। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें छोड़कर। मैं अपने जिस भाई पर गर्व करती थी उसी ने मुझे जलील कर दिया। उसकी पत्नी मेरे बेटे को मारती है, सिर्फ हमें एक टाइम का खाना देती है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कैसा इंसान था कि मैंने अपनी पत्नी और बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने अपनी पत्नी और बेटे को तसल्ली दी और कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, हम जल्द ही वापस जाएंगे। अभी मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकता,
क्योंकि मेरे पास खुद कोई ठिकाना नहीं है। मैं तुम लोगों को कहीं पर भी नहीं रख सकता। अभी कुछ दिन इंतज़ार करो, बहुत ही जल्द मैं तुम लोगों को ले जाऊँगा। मैं उन्हें तसल्ली देकर तो आ गया था, लेकिन अब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बार-बार मेरी आँखों में आँसू आ रहे थे, जो मैं अपनी आस्तीन से साफ कर रहा था। मैं चल रहा था, जबकि दिमाग में बुरी तरह से झगड़ा चल रहा था। तभी मुझे दूर से आती हुई एक गाड़ी दिखाई दी। एक बार तो मन किया कि इस गाड़ी के नीचे कूदकर अपनी जान दे दूं, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गया कि अगर मेरी जान चली गई तो मेरे घर वालों को कौन पूछेगा। अगर किसी की जान जानी चाहिए तो वो है मेरा भाई। मैंने उसी समय अपने भाई को फोन किया था और फैसला कर लिया था कि वो मेरी मदद कर दे तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस जितनी मदद चाहिए कर दे। एक बार मैंने ये भी सोचा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं अपने भाई को जो बहुत बड़ा सबक सिखाऊँगा। अगर किसी एक का मरना अटल है तो वो कोई और नहीं, मेरा भाई ही होगा। मेरा फ़ोन भैया ने उठा लिया था। मैंने छूटते ही कहा कि मुझे मदद चाहिए, जैसे भी हो आप मेरी मदद कर दो। मेरी पत्नी और मेरा बेटा भूखे मर रहे हैं। मेरी पूरी बात सुनने के बाद भैया ने सीरियस होकर बोला, देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आइंदा तुम मुझे फ़ोन मत करना। ये वो लम्हा था जब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी जान की नहीं बल्कि अपने भाई की जान की कुर्बानी हर हाल में दूंगा। अगर उन्हें मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे भी बिल्कुल नहीं है। मेरा परिवार भूखा मर रहा है तो भला उन्हें मैं कैसे मरने दे सकता था। लेकिन मेरे अंदर कुछ भी, कहीं कोई नरमी मौजूद नहीं थी। रमेश के पास वापस जाने से पहले न चाहते हुए भी मैं अपने भाई के घर गया, लेकिन गार्ड ने मेरे साथ वही सलूक किया जो पहले किया था। मतलब पहले तो मुझे मना कर दिया। जब जबरदस्ती मैंने घर के अंदर जाने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। मैं फिर से बिखर गया था। मैं गुस्से में तड़प उठा था और वापस आया तो देखा रमेश वही गली में बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास गया और कहा कि मैं अपने भाई को मरवाना चाहता हूँ। बदले में तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। वो मेरे सीने पर हाथ रखकर बोला, यार, गुस्सा कंट्रोल कर और दोबारा से सोच कर बता क्या करना है। ऐसे ही किसी के पछतावे की नज़र में मत आ जाना। मैंने उसे तेज नजरों से देखा और कहा, अब सोचने समझने का समय खत्म हो गया। मैंने जो कहा है वही करो। अपने भाई का अता पता तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें उसकी जान लेनी है और उसके अलावा एक और काम भी है। अब की बार रमेश मुझे कलाई से थामकर कमरे में ले आया था और कहने लगा कि यार, जो बात करनी है यहाँ पर कर, वहाँ ठीक नहीं है। मुझे भी इस बात का एहसास हो चुका था, लेकिन मुझे तो बहुत तेज गुस्सा आया हुआ था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने कहा, मेरे जिस भाई को मेरा ख्याल ही नहीं है, मैं उसका ख्याल क्यों करूं? मुझे ना ही अपने भाई का कोई ख्याल है, बस किसी तरह उसे दुनिया से मिटा दो। उसने कहा कि अच्छा, और दूसरा काम क्या करना है? ये कहते हुए उसने एक गिलास में पानी भरकर मेरे सामने रख दिया था। मैं पानी पीकर कुछ हद तक सुकून से हुआ था। और दूसरा काम ये है कि उस जगह के कागज बनवाने हैं। वैसे तो मेरे भैया की जायदाद मुझे ही मिलेगी, लेकिन उस जगह का कोई सबूत तो मेरे पास होना चाहिए। अगर कल को किसी ने आकर कुछ पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। रमेश ने कहा कि ठीक है, तेरा काम हो जाएगा, परेशान मत हो, तू बस मुझ पर यकीन रख। मैं वहीं पर बैठ गया था और मेरा दिल बुरी तरह से डूब रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने किए गए फैसले पर डट चुका था। अगले दिन तक मेरे दिल की हालत बहुत खराब थी। रमेश को मैं अपने भाई के बारे में बता तो चुका था, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि अगली सुबह भी मैं सोया ही पड़ा था जब रमेश आया और मुझे उठाया। मैं हड़बड़ाकर उठ गया था, लेकिन हैरानी से आंखें फाड़कर उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। कुछ लम्हे लगे थे मुझे दुनिया में वापस आने के लिए। उसके बाद मैंने पूछा कि क्या बात है, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? उसने अपनी जेब से कुछ कागज निकाल कर मेरे सामने रख दिया और कहने लगा, ये तेरा दूसरा काम हो गया। एक लम्हे के लिए मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, लेकिन फिर मैं बेफिक्र हो गया और कागज देखे। मैं पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, मुझे क्या पता था कि क्या लिखा हुआ है। रमेश पर ही यकीन कर लिया था और फिर पूछा कि पहले काम का क्या बना? तो वो हंसकर बोला कि पहले के बाद ही तो दूसरा काम किया है। एकदम से जैसे मेरे अंदर खामोशी उतर गई थी। न जाने कितनी देर में इसी तरह से बैठा रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सच में मेरे भैया की मौत हो चुकी है और उनका खून किसी और के नहीं बल्कि मेरे अपने हाथों पर ही हुआ है। क्या सच में मेरे भैया को तुमने मार दिया मेरे कहने पर? वो एकदम से गुस्से में बोला कि यार, तेरे कहने पर ही मारा है। कौन सा मुझे सपना आ गया था उसे मारने का?
मैं घबरा गया था क्योंकि रमेश की दोस्ती अच्छी थी, ना ही दुश्मनी। मैंने पानी पीकर खुद को रिलैक्स करना चाहा था, लेकिन नहीं कर पाया। अभी तक मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। पूरा शरीर धीरे-धीरे काँप रहा था। मैंने उन कागज़ात को अपनी जेब में डाल लिया था, लेकिन एक लम्हे के लिए दिल कर रहा था कि इन कागज़ को फाड़ दूँ। ऐसा शायद मैं कर भी देता, अगर उसी समय मेरी आँखों के सामने मेरे मासूम बेटे की शक्ल ना आई होती तो। मैंने रमेश से कहा कि चलो, मैं अपने ठिकाने पर चलता हूँ। उसने कहा कि नहीं यार, अभी एक बार अपने भाई का क्रियाक्रम तो होने दे, इसके बाद देखना। उसकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए मैं खामोश हो गया था और पूरा दिन अजीब से कन्फ्यूज़न में गुजर गया था। 2 दिन रमेश के मना करने पर मैं वहाँ रुका रहा था और वहाँ पर नहीं गया। जब तीसरे दिन मैं वहाँ गया, तो मेरी हैरानी से आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ तो कोई भी नहीं था, न गार्ड था, न कोई इंसान था। मेरे साथ रमेश भी था। मैंने उससे पूछा कि ये सब लोग कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भैया का परिवार तो होना चाहिए था ना। रमेश ने बताया कि तेरे भाई का परिवार अपने कुछ रिश्तेदारों के घर चला गया है। बस वैसे भी अब ये जगह तेरी ही है और तुझे यहीं पर रहना है। अगर वहाँ कोई होता तो उसे निकालना मुश्किल था। मैं खामोश हो गया था। वो बिल्कुल सही कह रहा था। इस घर में दाखिल होते हुए मेरे दिल में अजीबो-गरीब सी कन्फ्यूज़न उठने लगी थी। वो घर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। सामान सारा कमरों में बंद था और वहाँ पर ताला लगा हुआ था। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने परेशानी से रमेश से पूछा था। उसने कहा कि देख, जो तुझे बेहतर लगे वही कर। मैंने कहा, क्या मैं यहाँ अपनी पत्नी और बेटे को लेकर आ सकता हूँ? रमेश ने कहा कि देख ले, वो तो एकदम से ऐसा हो गया था जैसे उसका किसी भी मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकता था। कहता भी तो क्या कहता? मैं वहीं से अपनी पत्नी के पास गया, तो आज भी उसकी हालत बिल्कुल ऐसे ही थी। मुझे देखते ही वो रोने लगी थी। बेटा भी भागकर मेरे पास आ गया था और मेरे गले से लग गया था। उसने कहा, तुम हमें लेने के लिए आए हो ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया था, लेकिन मेरे दिल पर छुरियां चल रही थी। भैया की जान लेने के बाद मैं अपने परिवार को छत और खाना देने के काबिल हो सका था। काश जो गलती मैंने की थी वो मैं कभी नहीं करता और आज इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम लोगों का जो कुछ है यहीं पर छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मेरी पत्नी ने कहा, क्या तुमने घर ले लिया है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सर हिलाकर कहा कि हाँ, तुम लोगों के लिए अब की बार बहुत बड़ा और महंगा घर खरीदा है, जहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, जहाँ खाना भी मिलेगा। मेरा बेटा एकदम से खुशी से झूमने लगा था। रमेश ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, जिनकी मैंने गाड़ी कर ली थी और अपनी पत्नी बेटे को साथ लेकर घर आ गया था, जो कि अब पूरी तरह से खाली था और मेरा हो चुका था। घर के अंदर दाखिल होते ही एक लम्हे के लिए मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहां पर पुलिस खड़ी हुई थी। मैं मुड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस वाले मुझे देख चुके थे। इससे पहले मैं जाने के लिए पलटता, एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बुलाया और कहा, कौन है तू, इधर आ। अब मेरे पास कोई बहाना भी नहीं था। मैंने खामोशी से जेब से वो कागज निकालकर पुलिस वालों के सामने कर दिया था और कहा कि इस घर का नया मालिक मैं हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने बड़े सुकून के साथ वो कागज देखा और कहा कि इसका पहला मालिक कहाँ पर है। तो मैंने बिना डरे झिझकते हुए कहा कि वो मर चुका है। उसने कहा कि मरने वाले के साथ तुम्हारा क्या संबंध था? एक नया सवाल आया। अब की बार एक लम्हे के लिए मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा था, जिसे जल्द ही पोंछकर मैंने कहा कि मरने वाला मेरा बड़ा भाई था। अगर ये कागज मेरे पास नहीं होते, तब भी जायदाद मेरे ही हिस्से में आनी थी। मेरी बात सुनते ही पुलिस वाले ने मुझे कॉलर से पकड़ लिया और कहने लगा, ये तो हम तय करेंगे कि जायदाद किसके हिस्से में आएगी और किसके हिस्से में नहीं। चल अभी तू हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल और अपनी पत्नी और बेटे को भी साथ लेकर चल। मैंने कहा, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मेरे पास कागजात हैं। मैंने ये बात कही तो पुलिस वाला खामोशी से मेरी बात पर कान धरकर मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया था। मेरी पत्नी और बेटा भी डरे हुए थे और मेरे साथ ही थे। मेरी पत्नी बार बार इशारे से पूछ रही थी कि हम क्यों पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तुमने ऐसा क्या कर दिया है? जबकि उसके सवाल पर मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। मैं खामोशी से मुंह नीचे करके बैठा रहा था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही देखा तो वहां पर एक लड़की मौजूद थी, जिसकी उम्र लगभग 5 साल होगी। मैं उसे नजरअंदाज करके कुर्सी पर बैठ गया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि इस लड़की से पूछ
जिसके पिता की जान तेरे कहने पर ली गई है। ये सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि रमेश ने सारा भांडा फोड़ दिया है। मैंने कहा, सर, मैंने तो किसी को भी नहीं मरवाया। पुलिस वाले ने कहा कि जिस जायदाद को तू अपनी बता रहा है, वो तेरे भाई की नहीं बल्कि एक फैक्ट्री के मालिक की जायदाद है। तेरे भाई की जायदाद तो ये लड़की है। ये वो लड़की है जो तेरे भाई की बेटी है। अब अपने बच्चों के साथ साथ तेरी जिम्मेदारी है कि तू इसकी भी परवरिश करेगा। मैंने कहा, वो मेरे भाई का घर था, वो बहुत ही अमीर है। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, किस दौर में जी रहा है? तेरा भाई किसी फैक्ट्री का मालिक नहीं था, ना ही वो घर उसका था, बल्कि तेरा भाई उस घर में ड्राइवर की नौकरी किया करता था और वहीं पीछे क्वार्टर में अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहा करता था। तूने न सिर्फ अपने भाई को मारा, बल्कि इस लड़की को भी अनाथ कर दिया, सिर्फ अपने लालच के लिए। अब और कुछ कर या मत कर, पहले तो अपनी सजा भुगत और उसके बाद इस लड़की का भी ख्याल रखना। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। जिस काम में मैं हाथ डालता था, मेरा वो काम ही बर्बाद हो जाता था। मैं बुरी तरह से रोता हुआ अपने चेहरे को थप्पड़ मारता रहा। तभी वहां पर रमेश भी आ गया और मैं चिल्लाकर बोला कि तुझे अगर यही करना था तो मेरे भाई की जगह मुझे मार देता। पता नहीं उस समय मेरे रोने में क्या बात थी, पछतावा था, गुस्सा था या फिर जिम्मेदारी का बोझ था। पुलिस स्टेशन में सब लोग मुझे देख रहे थे। पता नहीं वो वहां पर न जाने कहां से मेरे भैया भी आ गए थे। इसके बाद जो हुआ वो अलग कहानी थी। बाद में रमेश ने बताया कि उसने मेरे भाई को मारा ही नहीं था, बल्कि जो हुआ वो सिर्फ एक नाटक था कि मुझे मेरे लालच का अंजाम मिल जाए। उसके बाद रमेश ने ही कहा कि तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारा लालच खत्म करने के लिए पैसे दिए थे, ताकि तुम्हें सबक सिखाकर तुम्हें सही रास्ते पर ला सकूं। उस रात बारिश में भी तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे पीछे भेजा था। अगर वो खुद आता, हमदर्दी करता, तो शायद आज तुम्हें पछतावा ना होता। रमेश के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर मैं भैया के पैरों में गिर गया। रो रो कर उनसे माफी मांगी तो भैया ने भी मुझे माफ कर दिया और फिर पैसे लगाकर मुझे अलग से कारोबार कराया और आज ऊपर वाले की कृपा से हम बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं, बल्कि अपने घर को भी चला रहे हैं। मैं अपने भाई के साथ जो कुछ कर चुका था, उसके लिए आज भी शर्मिंदा हूँ, मगर मुझे रमेश जैसा अच्छा इंसान आज तक नहीं मिला। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।